प्रथम पतन के प्रति जो असमवायी कारण है उसको गुरुत्व कहते हैं। तो ये विचार हो गया असमवायी कारण किसको समझ में नहीं आया, साहब बता। अभी असमवायी कारण का ना वो अभी जब आएगा तो फिर से विचार वहाँ तक जो होगा उसको अभी क्या करना है, वहाँ तक वहाँ जाने पर फिर से उसका स्पष्टीकरण किया जाएगा जी। तो ये असमवाय कारण का लक्षण था कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता हो उस कारण को असमवाय कारण कहते हैं। तो जैसे आपको उदाहरण दिया था दो कपालों का संयोग, ये दो कपालों का संयोग कपाल में रहता है और किसके साथ रहता है, घट के साथ रहता है, घट भी उसी कपाल में रहता है और घट उस दो कपाल के संयोग का कार्य है ना, घट का कारण है दो कपालों का संयोग और कारण है, ये कैसे निश्चय हो गया, कैसे पता चला दो कपालों का संयोग घट का कारण है, ये कैसे निर्णय हुआ? नहीं, घट कार्य है और दो कपालों का संयोग कारण है, ये कैसे निर्णय हुआ? संयोग होने से तो घट उत्पन्न होगा नहीं अगर हाँ, तो ये होता है अन्वय और व्यतिरेक का जो निश्चय होता है ना, अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण भाव का निश्चय होता है कि कपाल का संयोग यदि हो तो घट उत्पन्न होता है और कपाल का संयोग न हो तो घट उत्पन्न नहीं होता है। कपाल सत्वे कपाल संयोग सत्वे घट सत्वम कपाल संयोगा भावे घटा भाव। कपाल का संयोग हो तो घट उत्पन्न होता है, कपाल का संयोग न हो तो घट उत्पन्न नहीं होता है। तो कपाल का संयोग होने पर घट उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं अन्वय, और कपाल का संयोग न होने पर घट उत्पन्न नहीं होता है, इसको कहते हैं व्यतिरेक। ये अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों भी चीजें चाहिए। केवल वो होने पर कार्य होता है और न होने पर भी होता है उसको कारण नहीं कहते। ऐसे चीनी होने पर चाय बनता है, न होने पर भी बनता है तो उसको कारण नहीं कहते। ऐसा कारण चाय है, चाय पत्ती जो होती है उसके बिना चाय नहीं बन सकता। आप जो बनाएंगे उसको चाय आप कहेंगे लेकिन उसको वैसे नहीं कह सकते। एक मेरा आपसे निवेदन है, जैसा आपको उचित लगे कि कुछ गुरुजी ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसके एग्जाम्पल तो सब सेट है पहले से ही है, लेकिन आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल को थोड़ा रखिए, दृष्टि रखिए जो हम लोगों ने देखा हो, मतलब अभी की दुनिया में जो चीज चल रही है उससे चीजें ज्यादा आती पकड़ में आती है। जैसे घटवट हम लोग बहुत देखा तो है नहीं इतना, कई बार गए उसे एक घड़ा देखा है उसके हमारे गांव में मैं गया था, देखा घड़े बने हुए कभी कभी बना रहे हैं। दृष्टांत आपको उसी तरह से आ जाएंगे ना। अभी क्या है, आप अपने हाथ का और इस शरीर का संयोग, ये आपको हो जाएगा। हाथ और शरीर का संयोग जो है ये क्या होता है, ये नहीं हाथ और नहीं अवयवों का ही संयोग की हो, अवयव जो मिले हुए एक दूसरे के साथ, तो इन अवयवों का संयोग शरीर के प्रति कारण है। हर एक जितने बने ना हमारे पूरा शरीर है, अब इसमें ये जो परस्पर क्या है इसमें जुड़ा हुआ रहता है, सब पार्ट अलग अलग है नहीं, इसमें जोड़ते हुए गाड़ी जैसे बनती है आजकल जो जैसी रहती है तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको मिलाते हैं जोड़ते हैं, तो वो सभी का जो संयोग हो गया है वो संयोग उस गाड़ी के प्रति कारण है। वो संयोग यदि होगा तो गाड़ी बनेगी, संयोग ना होगा तो गाड़ी नहीं बनेगी। तो इस तरह से होता है। देखा तो वो भी नहीं है आपने तो उसको मान रहे हैं। गाड़ी कैसे कैसे बनती, कौन सा पार्ट कहाँ ढूंढते कैसे कैसे, अच्छा बनते हुए जो देखा है देखिए हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, देखा है आपने बहुत कुछ इतना है, कैसे कैसे छोटे छोटे रहते हैं तो बड़े जो बड़े पार्ट में इंजन सेटिंग हो रहा है, उसके चक्के आगे जुड़ रहा है, गेट आगे जुड़ रहा है, ये सब देखा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, आपकी समझ में आ गया दृष्टांत। तो ये जो है कारण अवयवों का जो संयोग होता है वो कार्य के प्रति असमवाय कारण होता है। क्यों असमवाय कारण होता है? क्योंकि ये जो अभी दो अवयवों का संयोग है, यहाँ पर इनके दृष्टांत स्पष्ट रहते हैं ना, वो समझाने के लिए आसानी हो जाती है। उनके शब्द फिट है ना, अब उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करें, फिर पर्यायवाची दो चार शब्द आ जाते हैं, इसमें कम शब्दों में अर्थ की हो जाती है। आप अन्य दृष्टांत खोजते करिए, खोजा करिए, उससे बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे, आप उसमें घटाया करिए। ठीक है, तो ये जो होता है अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहने वाला जो कारण है अपने कार्य के साथ, तो ये जो अवयवों का संयोग होता है, पार्टों का जो संयोग रहेगा, तो वह अपना कार्य जो रहता है, गाड़ी जो बनने वाली है, तो उसके साथ वो एक अर्थ में रहता है, उस पार्ट में रहेगा वो संयोग। अवयव जो जितने हैं ना, किसी भी चीज के जो अवयव है,
तो उनमें रहेगा। ये तंतु है, जैसे तंतु का संयोग से पट बनता है, ये देखा है? ये नहीं देखा है इनकी आसानी के दृष्टांत आप नहीं देख पाए। तो ये जो अवयवों का संयोग है, ये अवयवों में रहता है और अवयवी भी अवयव में रहता है। अवयवों का संयोग अवयव में रहता है और अवयवी भी अवयव में रहता है। शाखाओं का जो संयोग होगा ना परस्पर, पेड़ की जो शाखाएं हैं, तो उन परस्पर पेड़ की शाखाओं का संयोग कहाँ रहेगा? शाखाओं में रहेगा, पेड़ में नहीं। शाखाओं का संयोग, शाखा वृक्ष के अवयव है और उन शाखा के अवयवों का, शाखा का संयोग, शाखा के अवयव नहीं, शाखा ही अवयव है और उन शाखाओं का संयोग कहाँ रहता है? शाखाओं में रहता है। शाखाओं का संयोग शाखा में रहता है। कोई अगर ये बोले कि शाखाओं का जो संयोग है वो वृक्ष में रहता है, वो गलत है क्या? हाँ गलत है। कैसे? वो है ना, आप संयोग आप किसका कह रहे हैं? शाखाओं का संयोग कह रहे हैं। तो जिनका संयोग कहेंगे ना वे ही उसके कारण होते हैं और वही पर संयोग रहेगा। दो हाथों का संयोग इस पुस्तक में रहता है, ऐसा कहने वाला कैसे? उसको तो ये नहीं माना जाएगा ना। लेकिन अगर कोई ये बोले कि दो हाथों का जो संयोग है, कोई जो मुद्रा है ना, नमस्कार की जो मुद्रा है, इस मुद्रा में रहता है, वो गलत है क्या? मुद्रा में नहीं, मुद्रा में ऐसा ये इसका स्वरूप होगा मुद्रा का। ये संयोग जब बनता है तो एक मुद्रा ये हो जाती है, लेकिन संयोग आप दोनों चीजों का होगा है ना। मुद्रा तो एक ही हो गई। अब ये शाखाएं जब जुड़ रही हैं तो पेड़ बन रहा है जी। तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि शाखाओं का जो संयोग है वो किसी घर में है, हम तो पेड़ में ही है। पेड़ में है लेकिन वहाँ पर दोनों नहीं ना, फिर वो एक ही होगा ना चीज। ठीक, एक हो गया तो एक नहीं ना, हमें दो चाहिए ना, हमें दो दिखाई देने चाहिए ना। जिन दोनों का आप संयोग कर रहे हो वो दोनों अलग होने चाहिए। मुद्रा एक ही हो गई। अब इसमें कहाँ संयोग है? ये तो एक बन गई है, एक चीज बन गई है। घड़ा कोई संयोग नहीं होता है, घड़े का कारण संयोग होता है। ये दोनों मिलने पर घड़ा बनता है। ये इसको संयोग नहीं कहते हैं, घड़े को संयोग नहीं कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं शाखाएं जब मिल जाती है तब वृक्ष बनता है। ठीक है। तो शाखाओं का मिल करके वृक्ष बना है। वृक्ष कोई संयोग नहीं है, या वृक्ष कोई संयोग का आश्रय नहीं है। संयोग से बना हुआ है वो, संयोग उसका कारण है। शाखाओं का जुड़ना और वृक्ष का बनना ये युगपत है ना? युगपत नहीं होता है। यही तो कार्य कारण भाव कैसे आएगा उसमें? उसका कारण है वो। शाखा जब जुड़ जाती तब वृक्ष बनेगा, ऐसे होता है। इन दोनों का संयोग जब होगा तब मुद्रा बनेगी। ये नहीं कि मुद्रा पहली बनी हुई है या दोनों युगपत हो गए, ऐसा नहीं। पहले हाथ जुड़ेंगे, जुड़ गए तब मुद्रा हो गई। उसमें बहुत कुछ तीक्ष्ण व्यवधान रहता है, सूक्ष्म व्यवधान रहता है, जो कि आपको एक जैसे लगता है। अब ये इसमें क्या है? संयोग हो गया, उसी समय मुद्रा बन गई, उसी समय नहीं। कारण हमेशा एक क्षण भी क्यों ना हो पहले रहता है, तो पहले होगा, बाद में कार्य उत्पन्न होगा। और आपको ऐसे लगेगा दोनों एक साथ हो गए। प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती है तो कुछ आपको वहां पर कल्पना करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा हो गया, प्रकाश आ गया, अंधकार चला गया दूसरे क्षण में। क्षण आपको समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। ज्ञान हो जाता है, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। तो कारण है ना अविद्या की निवृत्ति का ज्ञान। तो कारण है तो कुछ एक क्षण ऐसा रहता है, तो वो दोनों भी उस क्षण में विद्यमान रहते हैं। प्रकाश भी रहता है और अंधकार भी रहता है। दूसरे क्षण में अंधकार आपको नहीं दिखाई देगा। भाई बिल्ली और चूहा एक क्षण ऐसा रहता है कि दोनों भी दिखाई देते हैं, और कुछ क्षण के बाद में केवल बिल्ली दिखाई देगी, ऐसे चूहा चला गया। तो ऐसे होता है इनका, एक स्थान पर इनकी स्थिति नहीं रहती है, लेकिन एक क्षण जो होता है कि वो दोनों की एक साथ स्थिति रहनी पड़ेगी, दूसरे क्षण में वो उसको हटा देगा, ऐसे होता है। तो कारण पहले रहेगा, कार्य बाद में होगा। तो संयोग पहले होता है, मुद्रा बाद में बनती है। शाखाओं का संयोग पहले होता है, वृक्ष बाद में पैदा हो गया। तो बाद में होने वाला वृक्ष पहले विद्यमान संयोग का आश्रय कैसे होगा? नहीं होगा। वृक्ष तो बाद में बना ना, संयोग होने के बाद में वृक्ष बना, और संयोग उससे पहले। संयोग किसी को संयोग कह रहे हैं, संयोग किसी को कह रहे हैं? किस चीज का क्या है? उन दोनों का जो ए हो गया ना, हाँ, उन दोनों का जुड़ना। अब से संयुक्त व्यवहार के प्रति कारणीभूत जो गुण है उसको संयोग कहा नहीं इनमें। तो उन दोनों का जो जैसे हाथ और जुड़ना है ये, और मुद्रा का बनना, वो युगपत नहीं हो रहा है? नहीं, युगपत नहीं हो रहा है। आपको लगता है ऐसा? यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत सूक्ष्म व्यवधान होता है। कारण है कि नहीं, ये जुड़ने पर मुद्रा बनती है या जुड़ने के बिना मुद्रा बनती है? जुड़ते ही मुद्रा बनती है ऐसा आपको लगता है? तुरंत एक साथ हो जाता है। हम कहते हैं ऐसा हो गया और वैसे हो गया। मतलब क्या है, हमने माचिस लगा दी और जल गया तुरंत नहीं जला है, उसमें कुछ है। आप उसमें कम व्यवधान को दिखाने के लिए, ज्योतित करने के लिए कहते तुरंत जल गया। बारिश में मैं चला गया, इतनी बारिश तेज थी, तुरंत में भीग गया। तुरंत थोड़ी भिगा जाता है, और बूंदे इधर उधर से गिर रहे हैं,
हाँ, जितनी तेजी से होगी उतने जल्दी से आप भीग जाएंगे तो बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक साथ ही हो गया, बारिश में जाना और भीगना एक ही हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले आप गए फिर भीगे, ऐसा है। वो कोई एग्जांपल यहाँ ठीक नहीं बैठा है ना। क्या कार्य कारण भाव की कहीं पर भी दृष्टांत घटेंगे आपको। कोई और चीज तो है नहीं, जो आती है हाथ मिलते ही मुद्रा बनी। वहाँ कौन सी दो तीसरी चीज कौन सी है? बारिश में जाना और भीगना है, तीसरी चीज कौन सी है? आप भी है, आपका कपड़ा भी है, बारिश भी है, तो वहाँ पर भी तो आप बारिश की जो बूंदे हैं वो ऐसा तो आ नहीं रही है। अब ये क्या है, ये यहाँ पर ये कितने अवयवगत कितने भेद रह जाएंगे फिर यहाँ पर भी। इसका कालापन भी है और ये मोटापन भी है और ये तगड़ापन भी है और क्या क्या इसमें कोमलता भी है, कठोरता भी है, ये सभी चीजें है यहाँ पर जो संयोग हो रहा है। तो यदि आपको इसमें इस प्रकार की चीजें देखनी, वहाँ पर आप देख रहे हैं कपड़ा है, अमुक है, तमुक है, हम भीगने की बात कर रहे हैं, कपड़ा भीगे चाहे शरीर भीगे। यहाँ संयोग की बात हो रही है, हाथों का संयोग हो रहा है। अब हाथ में कौन सा रूप है, कौन से गुण है, वो नहीं देखना है ना। वहाँ पर उस व्यक्ति भीग गया तो व्यक्ति में कौन से कपड़े पहने थे और किस प्रकार के थे, वो देखना नहीं ना। अभी व्यक्ति का भीगना, चाहे नंगा व्यक्ति चला गया मान लो, कपड़े बिपड़े की बात छोड़ दो, तब बस व्यक्ति और बारिश से भीगना है, दो ही चीज होती है। तो पहले जाएगा फिर भीगेगा और आपको लगेगा एक साथ हो गया। तो ये लगता है हमें, सूक्ष्म व्यवधान इसमें रहता है, जरूर मानना पड़ता है। बहुत तेजी से गति होती है, ये नैयायिकों की ही बातें होती है। आपको युगपत दो ज्ञान नहीं होते हैं और हमें लगता है दोनों एक साथ हो रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, ये दोनों बातें मैं कर रहा हूँ, लगता है कि नहीं। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अभी बोल भी रहा हूँ, लेकिन नैयायिक कहेंगे नहीं, आप जब देखते हो तब बोलते नहीं हो, जब बोल रहे हो तब देखते नहीं हो, या मतलब आपका बोलने पर ध्यान नहीं रहता, जब आप देख रहे हो तब एक ही ज्ञान आपको होगा। लेकिन हमें तो लग रहा है दोनों भी हो रहे हैं, तो दोनों नहीं होते, उसमें एकदम बिल्कुल सूक्ष्म व्यवधान रहता है। मन इतनी तेजी से दौड़ता है, यहाँ तुरंत वहाँ, वहाँ तुरंत वहाँ, तो ऐसा आपको लग रहा है कि एक साथ पंखे का जैसे ही होता है ना, बीच में आपको नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि लगातार है, बीच में कुछ व्यवधान नहीं, लेकिन सूक्ष्म व्यवधान रहता है कि नहीं उसमें, वहाँ एक रहता है ना, एक ऐसा चक्कर जहाँ रहेगा कुछ में कि ये पत्ता आने के लिए यहाँ पर कोई समय रहता है। ये पत्ते तो यहाँ है ना, ऐसे 3 पत्ते उसमें होते हैं, जब ये घूमता है यहाँ इसके बीच में हमेशा अंतर रहेगा, घूमते हुए रहेगा कि नहीं। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर ऐसा ये हो रहा है ना। तो ये यहाँ पर जब चला जाता है तो ये यहाँ पर चला गया, लेकिन यहाँ पर जब ये हो रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ जाना, तो बीच में इसमें ये रहता है। आपको तो समय लेता है ना वो ऐसे, लेकिन आपको पता चलता है क्या, वो लगता है कि ये हो रहा है, एक साथ ही हो रहा है यहाँ पर, तो बीच में कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। ये यहाँ जा रहा है, ये नहीं आपको दिखाई देगा, सीधा एक ही दिखाई देगा, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये यहाँ जाए बिना और ये यहाँ जाए बिना, वो आपको एक साथ घूमता हुआ नहीं लगेगा। वो क्रियाएं हो रही है, ये यहाँ जब जाता है तब ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ जब चला जाता है तब ये यहाँ जाता है, तो एक के पीछे एक हो रहा है ये। अगर मान लीजिए शाखाओं में संयोग है, बिना वृक्ष के बने, क्या आप संयोग सिद्ध कर पाएंगे? बिना वृक्ष के बने संयोग उनका हो जाता है ना। ये क्या है, एक 2 शाखा तोड़ करके लाई, मैं उनका संयोग चला देता हूँ, बना देता हूँ। अलग अलग शाखाएं है ना, इधर से एक हाथ में शाखा ले लीजिए, इधर से एक हाथ में शाखा ले लीजिए, दोनों को संयोग नहीं होगा, दोनों का क्या वृक्ष बनेगा? हाँ, तो ये आपने कहा ना कि संयोग होने पर भी वृक्ष नहीं होता हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये आपको दिखाता हूँ ना, 2 शाखाओं का संयोग हो गया लेकिन वृक्ष नहीं बना। तो मैंने यहाँ मना थोड़ी किया आपको कि ये नहीं बनता है ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ कि नमस्कार मुद्रा बिना बने क्या इन हाथों का संयोग हो सकता है, ये मेरा प्रश्न है। अब यहाँ पर आ गया आपका, ये संयोग होता है यहाँ पर। हाँ, कैसे होगा, वही बात समझना है। नहीं, ये तो होगा ना, जब कारण रहता है ना तो कार्य बनता है। ठीक है, पूरी सामग्री यदि मौजूद हो तो कार्य बनेगा ना, उसमें क्या है, उसमें यदि संयोग हो गया तो कार्य होगा ही। अब नहीं ऐसा आप दिखा दीजिए कि कारण तो पूरे हैं लेकिन कार्य नहीं बना, ये नहीं होता। ये बोल रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि दोनों मिर्ची मैंने चबाई लेकिन मुझे तीखापन नहीं लगी, ये होना नहीं ना। अभी कारण की उपलब्धि है, कारण की उपस्थिति है। आपकी बात मैं स्वीकार कर लूंगा, पर अगर मान लीजिए मुझे भीतर से वो बात नहीं जमी, मैं बात कर रहा हूँ, आगे मैं कभी भी किसी को जब समझाऊंगा तो मेरा एक संशय रहेगा। ठीक है ना, मैं आप बोलिए, आप जो चल रहा है ये तो आप ये कह रहे हैं कि जो संयोग होता है वो 2 हाथों में होता है, इस मुद्रा में नहीं होता नहीं। पर अपनी बुद्धि जो मेरी बात समझ आ रही वो ये कह रहा है कि संयोग कहते ही उसको जब ये दोनों मिल जाए, आप ये कह रहे हैं कि संयोग इन दोनों हाथों में होता है। तो मैं यही बात पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मुद्रा नहीं बने तो क्या संयोग हम ये सिद्ध कर पाएंगे हाथों में संयोग है?
तो ये इस तरह से आप कर लीजिए ना, संयोग आपको हाथों का सिद्ध करना है। अब ये संयोग है, मुद्रा कहाँ बनी है? ये वाली की और मुद्रा बनी, मान लीजिए ये मुद्रा की बात है। अब ऐसे ऐसे क्या क्या उससे तो बनता ही जाएगा ना। आप उसको कुछ भी कहिए, ऐसा कर दिया, ऐसा कर देंगे, आप कुछ ना कुछ कहेंगे उसको, ऐसे आपकी मुद्रा ही बन रही है जैसे कैसे। तो अपना अपना कार्य होता रहेगा ना वो, लेकिन संयोग होने के बाद बन रहा है। संयोग वैसा विशिष्ट संयोग होने पर वो मुद्रा बन गई। अब ऐसा संयोग हो गया, मुद्रा बन गई क्या? क्या वो बनी क्या? आपकी जो मुद्रा चाहिए वो मुद्रा बनी क्या? भैया मेरे कुछ तो है ना, ये कुछ नहीं है। वो कुछ तो संयोग बना ना, तो संयोग तो है ना, मान रहे ना, संयोग होने पर वो मुद्रा बनती ही है, कोई जरूरत नहीं। ऐसा विशिष्ट संयोग होने पर मुद्रा बन रही है। हमको सिर्फ संयोग समझते हैं। विशिष्ट संयोग होने पर मुद्रा बनती है, और वैसे संयोग तो हो सकता है लेकिन मुद्रा नहीं बन सकती। तो यदि संयोग ही दो हाथों का संयोग मुद्रा में रहता तो अभी भी रहना चाहिए, क्योंकि दो हाथों का संयोग अभी भी है, तो अभी तो मुद्रा है नहीं। संयोग कहाँ है इस समय? इस जोड़ में संयोग है, इन दोनों हाथों में संयोग, वही मैं कुछ जानना है। ये ऐसे ना हाथों में, आप ऐसा ऐसा कर दीजिए हाथों में, कैसे भी कर दीजिए आप। तो फिर कहाँ मुद्रा बन रही हो? ऐसे भी कर दीजिए आप। ये जो चीज बनी, जो भी ये बना, दृश्य बना, मान लीजिए ऐसा, इस दृश्य को बिना बने क्या हाथों में संयोग को आप सिद्ध कर पाएंगे? नहीं, बना नहीं, संयोग होने के बाद में वो बना। ठीक है, ऐसे होता है ना, आपको तो है ना, जब संयोग आपको कारण दिखाना जब होता है तो आप कार्य में ही तो दिखाएंगे ना। ठीक है, संयोग आपको जो कारण दिखाना है, घड़े में कपालों का संयोग आपको दिखाना तो घड़े को दिखाएंगे आप, भाई देखो इसमें संयोग रहता है। ठीक है, ऐसे ना, तो इसी प्रकार से आप जो मुद्राओं को दिखाएंगे तो आप इसमें दिखाएंगे दो हाथों का संयोग हो गया है। ठीक है, लेकिन दो हाथों का संयोग वो हाथों में है। ठीक है, घड़े में आप जो बना हुआ चीज है उसमें से आप कहते हैं दो अवयवों का मिलने से ये पदार्थ बना, और उसको आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो संयोग उस पदार्थ में नहीं है, उस पदार्थ के प्रति कारण है। वो दो अवयवों के मिलने से पदार्थ बना है, मिल गए पदार्थ बना, और आपको दिखाना है तो उसमें आप दिखाएंगे। भाई उस बच्चे में देखिए, उस जो है व्यक्ति, उसकी क्या विशेषता है, उस महिला की क्या विशेषता उस बच्चे में देखिए, मतलब उसके गुण धर्म उसमें आ जाएंगे, माता पिता के गुण धर्म आएंगे। लेकिन जो माता पिता के गुण थे वो तो उनमें ही है ना, वो तो उनमें ही रह जाएंगे। उसके जैसे कुछ आपको अलग दिखाई दे रहे भले ही, और आप इससे अनुमान कर रहे हैं कि उसमें वैसे हैं, लेकिन उसके अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं, वो अलग चीज होती है। कारणों का संयोग अलग चीज होता है। और घड़े में जो आप इसको दिखाए तो दिखाने के लिए आप उस कारणों का ही संयोग दिखा रहे हो, घड़े में नहीं। मतलब कार्य दिखाने से संयोग दिखाना पड़ता है। संयोग एक अलग चीज होता है, कारणों के मिलने से दो कारण मिल गए तो पदार्थ बना। ठीक है, और जो बना हुआ पदार्थ है, अब उनका संयोग आप कहाँ दिखाएंगे? उसी पदार्थ में दिखा रहे। पट है, इस पट में क्या दिखाएंगे? तंतुओं का संयोग हो गया, ऐसा कहेंगे। तंतुओं का संयोग पट में हुआ है, तो पट में आप दिखा रहे हैं, लेकिन संयोग किसका कह रहे हैं? तंतुओं का संयोग। ठीक है, तो संयोग तंतुओं का है ना, वो तो तंतु में रहेगा ना, तंतुओं का संयोग है, तंतु में रहेगा। जैसे देखिए घड़े में जल होता है और जल में गीलापन होता है, तो आपको लगेगा घड़े में गीलापन है, दिखाएंगे आप घड़े में गीलापन, तो गीलापन घड़े का नहीं है, गीलापन जल का है उसमें, अब दिखा रहे उसमें। संयोग होने पर घड़ा बना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो संयोग घड़े में है, घड़े में संयोग नहीं है, वो संयोग उस अपने कारणों का संयोग है, वो उसके अवयवों का संयोग है, और आपको उसमें दिखाई दे रहा है भले, तो दिखाई दे भले ही, लेकिन रहता है वो उसके कारण में, उसका आश्रय वो नहीं बनने वाला। तो ये है ना कारण कि आप जब पहले सत्ता स्वीकार करेंगे तब ये बात समझ में आ जाएगी। घट बाद में बना, कारण पहले सिद्ध हुआ, तो पहले सिद्ध होने वाले कारण का वो घड़ा कारण आश्रय कैसे बनेगा? अब आपको ऐसा लग रहा है पहला कारण है ना, हाँ संयोग होने से कारण हो जाएगा ना। हाँ, तो वही तो कारण पहले, बाद में मुद्रा बनी। कार्य बाद में पैदा होता है हमेशा, पहले कारण होता है। हाँ, तो कारण सिद्ध हुए बिना कार्य की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकते आप। इसको मतलब धीमा कीजिए, जो उनकी गति बहुत तेजी से चल रही है ना, कि आपको बनते ही मुद्रा बन रही है ऐसा कह रहे हैं, उसकी गति धीमे करेंगे तो पता चलेगा हाँ भाई पहले ये संयोग हो रहा है, अभी मुद्रा नहीं, अभी 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 उसके बाद में थोड़ा कुछ संयोग होने के बाद में आप इसको मुद्रा कहेंगे, उससे पहले नहीं मुद्रा कह सकते हैं। और संयोग को मुद्रा नहीं कहेंगे, संयोग तो गुण है, संयोग कौन सा मुद्रा हो सकती है? और संयोग मुद्रा का नहीं, दो मतलब मुद्रा का संयोग कहाँ होना है? मुद्रा तो दोनों का मिल करके एक का नाम मुद्रा होता है, दोनों अलग अलग मुद्रा नहीं होते। ये मिलने पर मुद्रा हो गई, तो मुद्रा होने से पहले दोनों को मिलना पड़ता है,
तो जिन दोनों को मिलना है वो दोनों उसके आश्रय होते संयोग। मुद्रा नहीं, मुद्रा पाद में पैदा होगी, वो कारण है। और आपको ऐसा लगे भले ही तो उसमें सूक्ष्म व्यवधान रहता है, ऐसा समझना ही नहीं है कि ये प्रक्रिया ऐसी है। तो क्या चल रहा था हमारा, असमवाय कारण। हाँ, इसका विचार है कि जो कारण अपने कार्य के साथ एक आश्रय में रहता है समवाय संबंध से, उसको असमवाय कारण कहते हैं। तो प्रथम जो पतन क्रिया हो रही है, उस प्रथम पतन क्रिया कहाँ रहती है, जो पदार्थ गिर रहा है उसमें रहती है। और गुरुत्व भी कहाँ है, जो पदार्थ गिर रहा है उसमें है। जैसे ये है, लेखनी गिर रही है, तो प्रथम गिरने की क्रिया लेखनी में है और भारीपन भी लेखनी में है। तो भारीपन है कारण और गिरना है कार्य, है ना। और ये कार्य कारण भाव का निर्णय आपको अन्वय व्यतिरेक से करना है कि गुरुत्व हो तो पदार्थ गिरता है, गुरुत्व न हो तो पदार्थ का नीचा गिरना नहीं होता है। इस प्रकार से है। तो अब ये गुरुत्व कारण है तो कौन सा कारण है, तो असमवाय कारण यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया। गुरुत्व समवाय कारण नहीं हो सकता, गुरुत्व समवाय कारण नहीं हो सकता। कोई उत्तर दे सकते हैं क्या, एक वाक्य में उत्तर देना है, गुरुत्व समवाय कारण क्यों नहीं होगा? हमेशा समवाय कारण जो ही होता है, ये उत्तर है इसका। तो गुरुत्व समवाय कारण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरुत्व द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य होता है वही समवाय कारण होता है। तो समवाय कारण को हटा दिए। अब असमवाय कारण का विचार करेंगे। तो असमवाय कारण का क्या लक्षण है, तो जो अपने कार्य के साथ एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हो, ऐसे कारण को असमवाय कारण कहते हैं। तो गुरुत्व रहता है लेखनी में और प्रथम पतन क्रिया रहती है लेखनी में। तो प्रथम पतन क्रिया है कार्य, और इस कार्य रूपी प्रथम पतन क्रिया के साथ गुरुत्व समवाय संबंध से इस लेखनी में रहता है। एक ही पदार्थ में दोनों है, गिरने की क्रिया भी इसमें है, कार्य भी इसमें है और गुरुत्व रूपी कारण भी इसमें है। और किस संबंध से गुरुत्व यहाँ पर? समवाय संबंध से। गुरुत्व यहाँ पर समवाय संबंध से, क्योंकि गुरुत्व गुण है और ये गुणी है, गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। तो गुरुत्व यहाँ पर समवाय संबंध से रहता है। तो अपने प्रथम पतन क्रिया रूपी कार्य के साथ गुरुत्व या समवाय संबंध से रहता है, इसलिए गुरुत्व इस प्रथम पतन क्रिया का असमवाय कारण है। तो इस प्रकार से लक्षण हो गया कि जो प्रथम पतन क्रिया का असमवाय कारण हो उसी को कहते गुरुत्व। ऐसे तो अब लक्षण के बाद में लक्ष्य की सिद्धि होनी है, लेकिन पहले आप उसको दिमाग में लेकर के, बुद्धि में लेकर के फिर उसको समझाएंगे। ऐसे है ना, नहीं तो फिर गुरुत्व सिद्ध ही नहीं हुआ है तो आप पहले कैसे मान लेंगे एक साथ रहता है। ऐसा जो होता है ना, गुरुत्व हम अभी सिद्ध करेंगे, तो जब सिद्ध करेंगे, अब सिद्ध है क्या वो? सिद्ध नहीं तो उसको लेकर के और कैसे होगा कि एक साथ में रहता है। देखो गुरुत्व भी यहाँ है, प्रथम पतन क्रिया भी यहाँ पर है, तो गुरुत्व ऐसा कैसे कहा आपने? लक्षण तो घटा नहीं, अभी तक उसकी सिद्धि नहीं हुई है, लेकिन उसको मानना पड़ता है। वैसे उसका लक्षण घटाने के लिए भी उसका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है, तब वो आपके सामने आ जाएगा। हाँ मैं ऐसा होगा, लक्षण से उसमें सुदृढ़ता होगी, लेकिन पहले श्रद्धा से कुछ बातें माननी पड़ती। हाँ है इसमें, अब लक्षण घटाइए, तो लक्षण घटेगा फिर ये होता है। तो एक पहले से सिद्ध है ऐसा मान करके उसका लक्षण घटाना है। गुरुत्व सिद्ध है, अब सिद्ध है तो हम क्या कर रहे हैं, केवल उसमें लक्षण घटा रहे हैं। लक्षण घटाने से उस मतलब सुदृढ़ हो जाएगा, अभी कोई इधर उधर नहीं जाएगा, ऐसे होता है। तो प्रथम पतन क्रिया का जो असमवाय कारण उसको कहते हैं गुरुत्व। अब गुरुत्व के बाद में है द्रवत्व। द्रवत्व का क्या लक्षण है और उसमें कितने प्रकार है? आद्य स्यंदना समवायी कारणम द्रवत्वम, पृथ्व्य तेजो वृत्ति तद्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकं च सांसिद्धिकम जले नैमित्तिकम पृथिवी तेजसोः पृथिव्यां घृतादावग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। अब जैसे प्रथम पतन क्रिया के प्रति असमवाय कारण गुरुत्व कहा, इसी प्रकार से प्रथम जो स्यंदन क्रिया होती है, स्यंदु प्रस्रवणे, बहना, प्रस्रवण होना जो होता है ना, बाल्टी से पानी जैसे नीचे बह जाता है, तो जो बहना होता है, अब उस बहने में भी क्या है, प्रथम जो बहना होता है, दूसरे क्षण से जो जल बहेगा ना, वो तो तेज से वेग आ जाएगा, उसमें वेग के कारण से वो चलेगा। लेकिन सबसे पहले जो उसमें हो गई बहने की क्रिया, उस प्रथम बहने की क्रिया के प्रति कारण होता है उसका गीलापन, द्रवत्व।
ये चीज बह नहीं सकती, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर, है ना? क्यों नहीं बह सकती है? द्रवत्व नहीं, जिसमें द्रवत्व होता है वह बहता है, जल बहता है। हाँ, उसमें भी है। अब उसकी मात्रा कृत अब जल आदि में बहुत तेजी से होगा, आइसक्रीम में समय लगेगा। पहले से मतलब क्या है? पहले से क्या? उसमें है। हाँ तो है ना, तो आइसक्रीम में वो बाद में धरती को दिखती है। हाँ तो ये तो कह रहा है ना, आपको समझने के लिए तो जलिया अच्छा है ना, फिर तुरंत इतनी तेजी से दौड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है। प्रथम क्या और फिर बाद में बहेगा। चलिए ठीक है, समझना चाहिए कोई भी चीज़ जैसी हो। तो उसमें नैमित्तिक द्रवत्व है और जल में सांसिद्धिक द्रवत्व है। उसमें किसी निमित्त से द्रव रूपता आ जाती है और इसमें स्वभाव से द्रव रूपता है। इस तरह से ये होता है। तो आद्य स्यंदन, प्रथम जो बहने की क्रिया है, उस प्रथम बहने की क्रिया के प्रति जो असमवायी कारण है उसको कहते द्रवत्व। तो जैसे आपको जल का ही उदाहरण इसमें लेते हैं, तो जल यहाँ पर डालते हैं तो उसकी प्रथम जो बहने की क्रिया होती है, प्रथम जो बहने की क्रिया किस में हो रही है? जल में हो रही है। उस प्रथम बहने की क्रिया का समवाय कारण कौन है? वो तो कार्य है। बहना ये तो उसका वो स्वरूप हो गया कार्य का, उसका कारण कौन है? हाँ, वो तो असमवाय कारण है। समवाय कारण उसका समवाय कारण में उपादान कारण वह होता है जो क्रिया वाला जो पदार्थ है, जल ही उसका समवाय कारण है। जैसे राम जा रहा है तो गमन क्रिया का समवाय कारण कौन होगा? राम होगा। जिसमें क्रिया हो रही है, जिसमें गुण है ना, तो वो उसका वही उसका समवाय कारण होता है। घड़े में नीला रूप है, काला रूप है, घड़ा उसका समवाय कारण है। हाँ, गुण गुणी या क्रिया क्रियावान है। कार्य कारण, गुण गुणी और क्रिया क्रियावान, इसमें समवाय संबंध होता है। तो क्रिया वाले में समवाय संबंध से रहती है। बहना क्रिया है और बहना रूपी क्रिया वाला कौन है? जल। तो क्रियावान कौन है? जल। क्रियावान है जल। तो बहना क्रिया जल में रहेगी समवाय संबंध से, अर्थात वो जल में समवाय संबंध से उत्पन्न होगी बहना क्रिया। तो जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है उस कारण को समवायी कारण कहते हैं। तो जल बहना रूपी क्रिया का समवायी कारण है। और असमवायी कारण कौन है? तो बोलिए द्रवत्व है। क्यों द्रवत्व है? क्योंकि प्रथम बहने की क्रिया हो रही जल में और द्रवत्व कहाँ रहता है? वह भी जल में रहता है। तो वह द्रवत्व प्रथम स्यंदन क्रिया का कारण है। बहना रूपी क्रिया का वह क्या है? कारण है। क्योंकि द्रवत्व हो तो पदार्थ बहता है, उसमें बहने की क्रिया होती है, और यदि द्रवत्व न हो तो बहने की क्रिया नहीं होती है। इसका मतलब बहना रूपी क्रिया के प्रति कारण द्रवत्व है। बर्फ में क्रिया हो रही है जलने की, बहने क्रिया हो रही है जल की। तो यहाँ पे मुझे उसका जो समवायी कारण है वो बर्फ है ना, जल ही है ना? जल ही है ना उसका। बर्फ नहीं बह रहा है ना। बहना जो हो रहा है वो जल रूप में परिवर्तित होकर के उसमें बहने की क्रिया हो रही है। बर्फ रूप से ये नहीं, क्रिया नहीं उसकी। तो इस यहाँ पे क्रियावान कौन है? क्रियावान जल ही है। जल होकर के वो बहेगा, बर्फ नहीं बहेगा। इतना गाढ़ा बर्फ हो जाता है ना ऊपर, जैसे ठंडी के समय में अमरनाथ आदि में देखते हैं, पत्थर जैसे हो जाता है। आप उसको पैर से पीटिए, आपको पैर को लग जाएगा, लेकिन उसमें कोई बहना नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? उसमें नहीं ना, मतलब बहना तभी होगा जब वो जल रूप में परिणत होगा। यहाँ पे जो बर्फ है वो क्या है? बर्फ क्या है? कुछ है कि नहीं बर्फ? उसमें कुछ नहीं, आपको बहना रूपी क्रिया दिखाने के लिए लायक नहीं हो। वो जल बन करके बहना रूपी क्रिया उसमें दिखा सकते हैं आप। अब क्या, बर्फ एक पदार्थ है, जैसे घटा अधिक पदार्थ है वैसे एक पदार्थ है। यहाँ हमारे द्रवत्व के प्रति वो कोई लायक नहीं होता। हाँ, नहीं, उसको आप नहीं निमित्त से ला सकते हो। उसको कुछ पिघलाइए, गर्म कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर बहेगा। लेकिन जब तक बर्फ रहेगा तब तक बहना नहीं होगा उसमें। जब बहता है तब बर्फ नहीं कहेंगे, बहता है तो जल हो गया। अब उसमें मोटा मोटा भी रहता है, अब उस पानी के साथ क्या है, टुकड़ा टुकड़ा भी बहने लग जाता है, चला जाता है, लेकिन वो उसमें द्रवत्व नहीं है। अब उसके साथ तो आदमी भी बह जाते हैं, वो तो एक अलग है ना, वो वेग से जा रहा है। उसमें बहना जो हो रहा है वो जल में हो रहा है, तो उसमें होगा वो। तो ये द्रवत्व है जल में, और प्रथम बहने की क्रिया भी है जल में। तो ये द्रवत्व अपने कार्य के साथ, बहना रूपी कार्य के साथ एक पदार्थ में रहता है। कहाँ है? कौन से एक पदार्थ में रहता है? जल रूपी एक पदार्थ में रहता है। कौन?
हाँ, द्रवत्व किसमें रहता है? जल में रहता है। किसके साथ रहता है? बहना रूपी क्रिया के साथ। बहना रूपी क्रिया क्या है? द्रवत्व का कार्य है। बहना रूपी क्रिया द्रवत्व का है कार्य, और उस कार्य के साथ एक अर्थ में, कौन से एक अर्थ में? जो कारण कार्य के साथ एक पदार्थ में रहता है, जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में रहता है। तो जैसे ये द्रवत्व है, अब ये द्रवत्व बहना रूपी क्रिया के साथ कहाँ रहता है? जल में रहता है। कौन से एक पदार्थ में रहता है? वो जल रूपी एक पदार्थ में रहता है। द्रवत्व रूपी कारण अपना कार्य, जो प्रथम बहने की क्रिया, उस प्रथम बहने की क्रिया रूपी कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है। तो कौन सा एक पदार्थ है? वहाँ जल रूपी एक पदार्थ में वह समवाय संबंध से रहता है। कौन? द्रवत्व। इसलिए द्रवत्व असमवाय कारण है। किसका? प्रथम बहना रूपी क्रिया का। प्रथम जो स्यंदन क्रिया हो गई उसका असमवाय कारण है द्रवत्व, है ना? ये समझ में आ रहा है अभी? तो ये हो गया प्रथम स्यंदन क्रिया का जो असमवाय कारण, उसको कहते हैं द्रवत्व। और वो द्रवत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी, अप, तेजो, गति, तीन भूतों में रहता है। पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। अब वो भी दो प्रकार का है। द्रवत्व में दो प्रकार, एक स्वाभाविक द्रवत्व और एक होता है नैमित्तिक द्रवत्व। नहीं, द्रव्यत्व अलग चीज होती है और द्रवत्व अलग होता है। द्रव्य में रहने वाली जाति है द्रव्यत्व, और ये द्रवत्व अलग है। ये द्रवत्व गुण है, द्रवत्व गुण है जो कि बहना रूपी क्रिया का कारण बन रहा है। ये द्रव्यत्व कारण नहीं बनता बहना रूपी क्रिया का। द्रव्यत्व तो इसमें है, ये कहाँ बहता है? ये द्रव्य है कि नहीं? पृथ्वी द्रव्य है, इसमें नहीं बहना नहीं होता है। द्रव्यत्व अलग है और द्रवत्व अलग है। द्रव्यत्व जाति है, द्रवत्व गुण है ना? तो ये द्रवत्व दो प्रकार के, स्वाभाविक द्रवत्व और दूसरा होता है नैमित्तिक द्रवत्व। स्वभाव से जिसमें गीला यह है, बहना क्रिया के प्रति कारणीभूत एक गुण रहता है, और एक दूसरा होता है नैमित्तिक। सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिका मतलब क्या होता है? स्वाभाविक, ये पहले से सिद्ध है। जल में द्रवत्व स्वाभाविक है, वो किसके कारण से नहीं आता है। और पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व रहता है ना, वो नैमित्तिक है, निमित्त के कारण से उसमें है। पृथ्वी में जो द्रवत्व है उसको आप आग से जब गर्म करेंगे ना, तो उसमें द्रवत्व आ जाएगा। पृथ्वी के जो पदार्थ है, पार्थिव पदार्थ है, उसका आग के साथ संपर्क होने पर इसमें गीलापन आ जाता है। बहुत सारे जो पदार्थ पृथ्वी, हाँ, इसमें पिघल, आप इसको गर्म कर दीजिए, गीला गीला हो जाएगा। जो गीला होगा वो पृथ्वी गीला हुआ कि जल ही रहेगा इससे? कौन? नहीं, वो पार्थिव ही रहे ना, पृथ्वी रहेगी ना। उसमें पंचभूतों से बना हुआ, तो उसमें जल की मात्रा एक अलग चीज होती है, वो तो समझना नहीं। यहाँ पर तो ये पंचभौतिक मानते नहीं ना, ये तो कहेंगे पृथ्वी का कार्य भाई, केवल पृथ्वी से बना है, ये क्या मानेंगे इसमें? नहीं, एक तो पृथ्वी का कार्य कहेंगे ना। अब वेदांती कहेंगे नहीं भाई, वो तो उसमें तो जल भी था, जल भी इसमें है। गीला भले होता तो जो गीलापन है वो तो जल का है, ऐसा वो कहेंगे। लेकिन ये कहेंगे ऐसा नहीं, ये गीलापन पृथ्वी का है, जो उसमें गर्म करने से आया। यदि उसमें गीलापन जल का होता तो पहले क्यों नहीं दिखाई देता? कोई अवरोध रहता, प्रतिबंधक रहता है, उस प्रतिबंधक के कारण से वो रुक जाता है। ऐसे इनके इसमें है कि जो प्लास्टिक आदि पदार्थ है ना, वो पृथ्वी है, लेकिन उसमें द्रवत्व रहता है, और वो द्रवत्व होता है नैमित्तिक द्रवत्व। तो जब आप गर्म करेंगे तभी वो बहने लग जाएंगे, तभी, उसके बिना नहीं। तो जल का द्रवत्व नहीं है ऐसा, क्योंकि वो फिर अपनी स्थिति में आ जाता है ना। जल का द्रवत्व फिर कभी गाढ़ा नहीं होता, वो बहता रहता है। लेकिन यहाँ का द्रवत्व क्या होता है? आप ठंडा होने पर फिर वैसे पकड़ जाएगा, वो अकड़ जाएगा वैसे। पहले आपने गीला करके उस मूर्ति बनाने के लिए उसमें डालते हैं तो गीला गीला रहता है। गणेश भगवान की मूर्ति बनाते हैं ना, मिट्टी का जब बनाते हैं पतला पतला कर देते, तो फिर वो अपने अपने गाढ़ा हो जाता है, तो स्वभाव जैसा वैसे बन जाता है। और उसको गीला भी आपने किया था तो जल को मिश्रित करके उसको आपने गीला किया था, तो द्रवत्व जो उसमें आया, वैसे द्रवत्व तो उसका है ही नहीं। वो मिट्टी तो मिट्टी रहती है ना, खाली उसमें धुली हुई रहती है। गीला गीलापन, जैसे हम भी जल में जाकर के गीले हो जाते हैं, द्रवत्व हमारे में आ गए तो नहीं कह सकते ना, गीला हो गया। शरीर का गीला होना अलग होता है और एक द्रवत्व बहना एक अलग चीज होती है। तो ये पृथ्वी का दिखा रहे द्रवत्व कैसा है, नैमित्तिक द्रवत्व उस पृथ्वी और तेज में है।
घृत घी जो होता है ना पृथ्वी का कार्य है, और उस घी में जो द्रवत्व रहता है वो स्वाभाविक नहीं है, वो नैमित्तिक है। उसको जब गर्म करते तब फिर उसमें गीलापन आ जाता है, या तो वैसे जो वातावरण ऐसा रहता है ना उसमें पिघला रहता है। अभी का घी जो है पिघला हुआ रहेगा, प्राय घी जाड़े में ऐसे रहेगा ऐसे। और जो वनस्पति का घी होता है वो हमेशा गाढ़ा रहता है वो तो। और ठंडी के दिन में तो उसको मतलब तोड़ना पड़ता है, जैसे कि लड्डू को तोड़ के आवे। हाँ, तो नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी और तेज में। और पृथ्वी में जो नैमित्तिक द्रवत्व रहता है घृतादि में। हर पृथ्वी में द्रवत्व नहीं, देखिए कुछ भाग है पृथ्वी का जिसमें द्रवत्व रहेगा। अब हड्डी आदि को या इस लकड़ी को तोड़ने पर इसमें ये, या इसको जलाने पर भी कोई द्रवत्व नहीं आने वाला, इसमें नहीं निकलने वाला कोई द्रव पदार्थ। तो कुछ ऐसे पृथ्वी के पदार्थ होते हैं कि जिसको पिघलाने पर मतलब गर्म करने पर वो द्रव रूप हो जाते हैं। तो वही उसमें रहने वाला नैमित्तिक द्रवत्व, निमित्त के कारण से उसमें द्रवत्व उसका कोई स्थायी स्वभाव नहीं है, द्रव रूपता जो है वह। तो घृतादो अग्नि संयोगजम द्रवत्व, पृथ्वी में जो द्रवत्व है वो घी आदि में अग्नि के संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रवत्व है। और तेजसी सुवर्णादो, और तेज में स्थित जो द्रवत्व है वो कहाँ है? सुवर्ण आदि में। सुवर्ण आदि को जो जब तपाते तब वो गीला हो जाता है उसका, है ना, तो उसमें जो द्रवत्व आ गया वो एक नैमित्तिक द्रवत्व हो जाता है। निमित्त के कारण से वो फिर से वैसे वैसे अपने स्थान पर आ जाएगा। ये हो गया अभी द्रवत्व का लक्षण, द्रवत्व की चर्चा हो गई। अब स्नेह का लक्षण, और ये वो कहाँ रहता है उसको कहते हैं चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह, जलमात्र वृत्ति ही। तो चूर्णादि, चूर्ण यानी क्या है? जो होता है ना मिट्टी, जैसे मिट्टी है या जो हमारा आटा होता है गेहूं आदि का, तो उस आटा आदि का जो पिंडी भाव होता है, पिंडी भाव मतलब उसका एक गोला बनना, विशिष्ट उसका संयोग होना, और उस विशिष्ट संयोग के प्रति कारणीभूत जो गुण होता है वो गोला जिस कारण से बना, तो उसमें जो कारण गुण है उसको कहते स्नेह। मिट्टी ऐसे हाथ में लेने पर आप लेते हैं ऐसे, इसमें तो मिट्टी का ढेला नहीं बनेगा, गोला नहीं बनेगा, है ना। तो उसका गोला कब बनेगा? उसमें पानी मिला दीजिए, पानी मिलाने पर फिर ऐसा ऐसा कर दीजिए, वो गोला बन गया। तो इसका मतलब क्या है? वो जो है ना उसका गोला बनने के प्रति कारण गुण जल में रहता है, जिससे जल का मिश्रण होने पर वो गोला बन जाता है, तो पकड़ लेता है उन सबको। तो पिंड चूर्ण आदि का जो पिंडी भाव होता है गोला बन जाता है। उस गोला बनने के प्रति कारणीभूत जो गुण, उस गुण को क्या कहते हैं? स्नेह। और ये स्नेह रूपी गुण केवल जल में रहता है। तो चिपकाना जो है ना उसको एक ही भूत कर लेना, ये गुण रहता है जल में, जल ही पकड़ाता है। जल मात्र वृत्ति स्नेह का रहता है, केवल जल में ही रहता है। इसके का कुछ अभी क्या है, वो क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही है, सेचन हो रहा है, सिंचन। ठीक है, फिर क्या है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। 2-3 कल याद कीजिए आगे का। और क्या है, इस स्नेह तो समझ में आ गया ना पूरा? हाँ ठीक है, स्नेह का होगा। शब्द का थोड़ा सा देख लीजिए। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः आकाश मात्र वृत्ति ही सद्विविध ध्वन्यात्मक वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः। तो शब्द किसको कहते हैं? तो श्रोत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। श्रोत्र के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण, उस गुण को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। श्रोत्र से केवल शब्द का ग्रहण होता है और किसी का नहीं। क्या? हाँ हाँ, उसको हम शब्द का लक्षण कर रहे हैं ना। वो तो आप उसका अर्थ समझ गए, शब्द की बात चल रही है। समझ गया, भले ही शब्द सुना नहीं ना उसने, आज शब्द थोड़ी सुना। ये कहने उसने मोबाइल शब्द नहीं सुना, वो अनुमान करेगा हाँ भाई इस चीज को कह रहा। शब्द अलग होता है, आकाश में रहता है शब्द केवल। शब्द केवल कहाँ रहता है? आकाश में ही रहता है। ये जो शब्द है कहाँ हो रहा है? आकाश में हो रहा है। हम जो शब्द कर रहे हैं वो भी आकाश में ही। वो 2 प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक शब्द और एक वर्णात्मक शब्द।
देखिए दोनों एक साथ दृष्टांत है हमारे पास में। ये कौन सा शब्द है? ये ध्वन्यात्मक शब्द है। मतलब संघात से जो शब्द होता है ना, कोई दो चीजें टकरा करके जो शब्द होता है उसको ध्वन्यात्मक कहते हैं। ये ध्वन्यात्मक है। यहाँ पर भी टकराना ही होता है, वैसे अंदर की वायु यहाँ टकराती है, लेकिन इसका ये जो होता है ना वर्ण रूप, ये संयोग ये होता है। ये शब्द जो होते हैं हमारे बोले जाते हैं, ये वर्णात्मक शब्द होते हैं। ये अव्यक्त ध्वनि है जो आ रहा है, ये क्या है? अव्यक्त शब्द है, और हमारे व्यक्त शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा भी रूप इसलिए कह दिया है। वर्णात्मक शब्द संस्कृत भाषा के स्वरूप होते हैं, और ध्वन्यात्मक शब्द ढेर याद हो, जो नगाड़ा बजाते हैं ना, उसमें जो शब्द होता है उसको कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। ऐसे दो प्रकार के शब्द हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते